नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हमारे देश के लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी और विचित्र त्रासदी है और ये त्रासदी ये है दोस्तों कि भले ही हम संपूर्ण संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमें गर्व भी है इस बात का, लेकिन हमारे देश की एक सबसे बड़ी त्रासदी या यूं कहिए कि सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र, जमहूरियत, डेमोक्रेसी, भाषा चाहे कोई भी हो, जबान कोई भी हो, अर्थ वही होता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों के लिए तंत्र, यानी इस देश के नागरिकों के लिए जिस तंत्र को बनाया गया है। और इस देश के लोकतंत्र का प्रतीक संसद भवन, यहां पर जो भी कानून पास किए जाते हैं, और विगत कुछ वर्षों की अगर मैं बात करूं तो एक प्रकार से एक ऐसी छवि हमारे सामने डेवलप हो रही है या फिर एक ऐसा संदेश आ रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम समय के साथ और ज्यादा तथाकथित रूप से विकसित हो रहे हैं या हमारा विकास हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हम आधुनिक हो रहे हैं, वैसे वैसे संसद के सीधे तौर से जो सरोकार होने चाहिए जनता के साथ, वो कहीं ना कहीं समाप्त होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहे हैं। लिहाजा संसद में जो भी कानून पास किया जाता है, किसी भी कानून को अगर संसद के माध्यम से वहां पर से पारित करवा दिया जाता है तो उसके बाद जिनके लिए वो कानून आया है वो लोग उससे संतुष्ट नहीं हो पाते, और संतुष्ट ना होने के अपनी जगह कहीं ना कहीं बहुत सारे कारण होते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है कि उसका संदेश पहुंचा कि नहीं, या फिर वो जागरूक है उस कानून के प्रति या नहीं, और तीसरा यह होता है कि क्या जिस सरकार ने उस कानून को पारित किया है क्या वो सही तरीके से लोगों को कन्विंस कर पा रही है। ये कुछ प्रमुख बातें होती है, प्रमुख कारण होते हैं जिनके कारण आज देश इस प्रकार की परिस्थिति से गुजर रहा है। यही चीज दोस्तों आपने इस साल के शुरुआत में देखा या पिछले साल के अंत में देखा, जब नया नागरिकता संशोधन कानून आया। उसके बाद आपने देखा कि देश के कई इलाकों में, कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हुए। कई जगह शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन भी हुए, लेकिन कई जगह हिंसक भी हुए। और उस समय भी हम वही बातें कर रहे थे जो आज कर रहे हैं। हमारी सरकार, जो कि इस समय केंद्र सरकार है, बैठी हुई है, सत्ता में बैठी हुई है, केंद्र में बैठी हुई है, वो उस टाइम भी यही बातें कर रही थी कि कोई इन्हें भ्रमित कर रहा है, कुछ अराजक तत्व है, विपक्ष इनको भड़का रहा है, हम इनके हित के लिए आए हैं। इसी प्रकार की बातें, इसी प्रकार की दलीलें उस समय भी दी जा रही थी। और आज के दौर में जब किसान देश की राजधानी दिल्ली के सीमा पर इर्द गिर्द हजारों की संख्या में इस समय जुटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं और अपने रोष को प्रकट करने के लिए, अपने क्रोध को प्रकट करने के लिए उन्होंने आज देशव्यापी स्तर पर भारत बंद बुलाया है। लिहाजा केंद्र सरकार लगातार फिर से वही दलील दे रही है जो उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून के फेवर में दी थी। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हूं, लेकिन मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि बीते कुछ वर्षों से एक ऐसी प्रकार से आप देखिए कि रिप्लेस आई हो रहा है। आप देखिए कि एक प्रकार से ऐसी परंपरा बन चुकी है कि केंद्र सरकार कोई कानून लाएगी, फिर उसका एक वर्ग, एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उसका विरोध करेंगे, फिर केंद्र सरकार लगातार इस बात की दलीलें देंगी कि हम इसे आपके हित के लिए लेके आए हैं। इसके अलावा वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करेंगे और वो ये बताने का प्रयास करेंगे कि दरअसल हम जो कानून लेकर आए हैं ये इससे पहले की जो सरकारें हैं वो तो लेकर आने वाली थी, हमने उसी का एक्सटेंशन किया है, या फिर हम उसे लेकर आए हैं। यानी एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, इन सब की जो विचारधारा है वो एक ही है। ये भले ही चुनाव में क्यों नहीं आपस में लड़ते हो चुनाव के दौरान, लेकिन अंततः ये तमाम लोग अपने मैनिफेस्टो में उन्हीं वायदों को शामिल करते हैं, उन्हीं मुद्दों पर ये चुनाव लड़ते हैं जो इन्हें लगता है कि इनके वोट बैंक को प्रभावित करती है। इन्हें लगता है कि वो सिर्फ इन्हें चुनाव जीतने तक ही बस उस मुद्दे को सीमित रखना होता है।
और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि देश के लोकतंत्र की परिभाषा इस प्रकार से भी चेंज कर दी गई है कि अगर आप इस देश में लगातार चुनाव जीतते जा रहे हैं, फिर चाहे वो किसी भी स्तर का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, या फिर नगर पंचायत का हो, नगर पालिका का हो, नगर निगम का चुनाव हो, कहीं का भी चुनाव हो, अगर आप उसे जीतते जा रहे हैं, इसका मतलब आप सही कर रहे हैं। फिर उसमें वोट प्रतिशत, आपको कितनी सीटें मिली, वो कोई मायने नहीं रखता। आपका प्रदर्शन पिछली बार से गिरा, कितना गिरा, या आपने जो आपका आजकल एक नई चीज आ गई है कि स्ट्राइक रेट कहा जाता है कि आपने कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा और कितने पर आप हारे, इन सब चीजों को कहीं ना कहीं नकार दिया जाता है। सिर्फ इस बात पर फोकस किया जाता है कि आप चुनाव जीते हैं, और अगर आप चुनाव जीत गए यानी आप सारी चीजें ठीक कर रहे हैं। यह आज के इस दौर में एक ऐसी परंपरा बन गई है। दोस्तों, आप सभी ये बात जानते हैं कि किसानों ने देशव्यापी स्तर पर आज 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया था, और मैं आपको सच में बताना चाह रहा हूं कि इस आंदोलन का जो प्रभाव है, या फिर इस भारत बंद का जो प्रभाव है, वो दरअसल देश के कई इलाकों में आंशिक रूप से रहा, तो कई इलाकों में यह पूर्ण रूप से रहा। कुछ संगठनों ने, जिसमें समाज सेवी संगठन आते हैं, जिसमें व्यापारियों के संगठन आते हैं, जिसमें कुछ विपक्षी दल की पार्टियां आती हैं, कुछ राष्ट्रीय विपक्षी दल की पार्टियां आती है, कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी आती हैं, कुछ गायक, कुछ सेलिब्रिटीज, कुछ कलाकार। तो एक प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिला जुला इसका रिस्पॉन्स रहा है। कई जगह आंशिक रूप से रहा, तो कहीं पूर्ण रूप से रहा। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों कि कई जगह पर कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। इसके अलावा मैं कुछ और बात भी बताना चाहूंगा कि कई जगह ट्रेन भी रोकी गई, ट्रेनों को भी रोका गया, रेल की पटरियों पर प्रदर्शन किए गए, ठीक वैसे जैसे सीएए के टाइम पर हुआ था। इसके अलावा दोस्तों, यहां पर एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा कि किसानों के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो किसान संगठन जितने भी इस समय है और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों में, इन्होंने किसी भी राजनीतिक दल को अपना समर्थन नहीं दिया है। इन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि कोई भी राजनीतिक दल हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश के जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं, चाहे वो राष्ट्रीय तौर पर हो या फिर क्षेत्रीय राजनीतिक दल हो, ये लगातार इस प्रयास में है कि किसी प्रकार से जो किसानों का आंदोलन है उसे एक प्रकार से हम अपने हाथ में ले लें, यानी उसकी कमान हम अपने हाथों में ले लें और फिर इस पूरे आंदोलन का सिरमौर बनकर आ जाए। क्योंकि बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के भीतर आज भी किसानों को वोट बैंक की तरह देखा जाता है। दरअसल किसान अगर कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसे उनकी जायज मांग माने जाने के बगैर उसे एक प्रकार से देखा जा रहा है कुछ दलों के द्वारा कि क्यों ना हम किसानों के सबसे बड़े हिमायती के तौर पर सामने आए। लेकिन अफसोस, किसान मूर्ख नहीं है। किसान इस देश का बहुत ज्यादा समझदार और स्वाभिमानी है। उन्होंने दो टूक लहजे में कल की अगर मैं घटना की बात करूं, सोमवार की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो उन्होंने जब मुख्यमंत्री केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जब अपने मंत्रिमंडल के साथ पहुंचते हैं सिंघू बॉर्डर पर, और वो औपचारिक तौर पर कहते हैं कि हम सिर्फ एक प्रकार से जो वहां पर व्यवस्था है उसका जायजा करने जा रहे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि राजनीति में कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, बल्कि सब कुछ ग्रे एरिया में होता है। और कौन किस मंशा से जा रहा है ये आप भली भांति जानते हैं। तो वो कल पहुंचे तो अपने दल बल के साथ, लेकिन किसानों ने उन्हें मंच पर नहीं चढ़ने दिया। ये दिखाता है कि किसान किसी भी प्रकार से अपने आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते और अपने तौर पर वो जो चीजें, जो प्रयास कर सकते हैं वो कर रहे हैं। किसानों ने लगातार किसी भी राजनीतिक दल के नेता को मंच पर आने की अनुमति नहीं दी, किसी भी राजनीतिक दल के नेता को भाषण देने की अनुमति नहीं दी, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे दलों के नेता हैं जो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक प्रकार से चुनाव में, जो राजनीतिक तौर पर किसानों का काफी महत्व है, एक प्रकार से हमारे देश के राजनीतिक दल किसानों को एक बड़े वोट बैंक की तरह देखते हैं, बल्कि देश का सबसे बड़ा वोट बैंक के तौर पर किसानों को देखा जाता है, और ये है भी। लिहाजा सभी दल ये चाहते हैं कि वो किसानों के सबसे बड़े हिमायती बन जाए, सबसे बड़े हितैषी के रूप में सामने आए।
यहां जिक्र मैंने अगर अरविंद केजरीवाल जी का किया तो मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा टीएमसी का भी, जो कि पश्चिम बंगाल की पार्टी है और ममता बनर्जी की सरकार है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में अगले वर्ष चुनाव भी है, लिहाजा वहां पर भी केंद्र सरकार के इन कानूनों के खिलाफ ममता सरकार भी सामने आई है मुखर तरीके से। लेकिन उन्होंने जो लेफ्ट पार्टी है यानी वाम दल है या फिर कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने कोई साझा बयान नहीं दिया, बल्कि एक अलग से बयान उन्होंने जारी किया ताकि वो भी दिखा दिया जाए कि भाई हम राज्य में अलग हैं। हाँ, एक हमारा उद्देश्य है कि हम कृषकों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं, लेकिन हम इनके साथ नहीं है। तो यहां पर भी आप देखिए कि अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों मैं जिक्र करना चाहूंगा डेरेक ओब्रायन का भी, क्योंकि ये भी पहुंचे थे सिंघू बॉर्डर पर किसानों से मिलने और वहां पर इन्होंने भी बातचीत करी। लेकिन सब वही एक प्रयास चल रहा है, उसी होड़ में चल रहे हैं कि किसी प्रकार से श्रेय मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों मैं अगर उत्तर प्रदेश आपको लेकर चलूं तो उत्तर प्रदेश में भी देखिए कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी दरअसल कन्नौज में किसान यात्रा के लिए शामिल होने जा रहे थे कल सोमवार को, और उन्हें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रोक दिया गया पुलिस के द्वारा। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में और लखनऊ में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई, उन्हें हिरासत में लिया गया। स्वयं अखिलेश यादव को भी हिरासत में लिया गया, बाद में उनको रिहा भी कर दिया गया क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल्स का वो पालन नहीं कर रहे थे इस नाम पर और कुछ कानूनी धाराओं के नाम पर भी। तो यहां पर आप देखिए फिर उसके बाद उन्होंने बयान दिए, उन्होंने ट्वीट्स भी किए, उन्होंने सबसे बड़ा एक प्रकार से साबित करने का प्रयास किया कि हम भी किसानों के सबसे बड़े हितैषी हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको 5 दिसंबर की बात बताऊं तो वहां पर आरजेडी के जो नेता है तेजस्वी यादव, जो कि इस बार के जो भी हाल ही में संपन्न हुए बिहार चुनाव में जो कि मुख्यमंत्री का चेहरा भी थे, उनकी अगुवाई में कई सारे विपक्षी दल जिसमें कांग्रेस, वामपंथी दल, वो लगातार किसानों के विरोध में उस दिन प्रदर्शन कर रहे थे। उस दौरान भी हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई थी समर्थकों की और उस दौरान भी उनको जो गांधी मैदान वहां पर पटना का है वहां से उनको उठाया गया था और मुकदमे भी दर्ज हुए। तो वो भी यहां पर भी आप देखिए कि बिहार में भी ये सक्रिय है विपक्ष। और इसके अलावा आप देखिए कि अगर मैं तेलंगाना में ले चलूं, वहां पर टीआरएस है, वो भी लगातार किसानों के समर्थन में है, केंद्र सरकार के विरोध में है। अगर तमिलनाडु की बात मैं करूं तो वहां पर डीएमके है जो इस तरीके से कर रही है, या फिर महाराष्ट्र में अगर मैं आपको लेकर चलूं तो वहां पे शिवसेना है, कांग्रेस है, वहां पर एनसीपी है। तो देश भर में, और अगर पंजाब की मैं बात करूं तो वहां पर शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस है। तो ये कुछ पार्टियों का मैंने जिक्र किया। राजस्थान में आप देखिए कांग्रेस की सरकार है, तो वहां पर झारखंड में आप देखिए कि झारखंड में जेएमएम की सरकार है जो कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, वहां पर भी। इसके अलावा कई सारे वामपंथी दल हैं जो कि इस भारत बंद के समर्थन में है। लेकिन यहां पर एक बात आप जान लीजिए दोस्तों कि ये जो तमाम पार्टियां हैं इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि किसी प्रकार से हम किसानों के सबसे बड़े हिमायती के तौर पर सामने आए और सिर्फ एक प्रकार से जो इनका अस्तित्व पर आ गई है। क्योंकि इस समय जो देश के चुनाव होते हैं दोस्तों, उसमें भारतीय जनता पार्टी सेंट्रिक ही चुनाव हो रहे हैं। या तो आप भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों से, उनके मैनिफेस्टो से सहमत हैं, या फिर आप उनके मैनिफेस्टो से सहमत नहीं है। उसी विषय पर एक चुनाव एक प्रकार से होते हैं और उसमें कहीं ना कहीं विपक्षी दल इस प्रकार से इस फिराक में ही होते हैं कि वो कोई एक ठोस मुद्दा पकड़ ले और उसके बाद एक प्रकार से केंद्र सरकार का विरोध करे और स्वयं को दिखा दे कि वो जनता के सबसे बड़े हितैषी है। यहां पर जिक्र दोस्तों मैं करूंगा अब केंद्र सरकार का भी, क्योंकि कल यानी सोमवार को रविशंकर प्रसाद जो कि केंद्रीय कानून मंत्री हैं, वो भी आए। उन्होंने सीधे तौर पर कुछ खुलासे किए, उन्होंने कच्चा चिट्ठा रख दिया, उन्होंने पढ़ते खोली कुछ ऐसे राजनेताओं की, वरिष्ठ राजनेताओं की, जिसमें मुलायम सिंह जी, जिसमें शरद पवार, ये लोग शामिल है। कांग्रेस पार्टी पर भी उन्होंने सीधे वार किया। उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि ये तमाम पार्टियां दोगली हैं, दोहरे चरित्र से इनका चरित्र है, दोहरा चरित्र है इनका। ये जो पहले करने वाले थे वो अब हम करने वाले हैं। उन्होंने बकायदा कुछ पत्र भी दिखाए। तो सीधे तौर पर केंद्र सरकार की ओर से ये बयान आ रहे हैं कि वो किसान के हित में ये सब कर रहे हैं, ये केंद्र सरकार कह रही है। उन्होंने आक्रामक होकर एक प्रकार से विपक्षी दलों को टारगेट भी किया। और यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों कि आज जो देशव्यापी स्तर पर भारत बंद बुलाया गया, इसका कई लोग समर्थन भी कर रहे हैं, कई लोग इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। कई लोग इसका आंशिक तौर पर समर्थन इस प्रकार से कर रहे हैं कि हम आपके भारत बंद के साथ हैं, लेकिन हम अपनी दुकानों को बंद नहीं करेंगे। हालांकि इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा भी कुछ एडवाइजरी जारी की गई, केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को,
या केंद्र शासित प्रदेशों को कि कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाना चाहिए और कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना सामने ना आए। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार भी जुट गई है, वो भी लगातार अपने द्वारा जो उनके कदम है उनको उठा रही है जितना वो कर सकती है। इसके अलावा आपको यह बात भी याद रखनी चाहिए दोस्तों कि कल यानी 9 दिसंबर को कल बातचीत होगी छठे दौर की किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच। इस बीच सोमवार को केंद्रीय कृषि मंत्री और रेल मंत्री के साथ जो किसान इस कृषि बिल का समर्थन कर रहे हैं उन किसानों की, उनके प्रतिनिधियों की बैठक हुई। यानी बैठकों का दौर भी जारी है, मंथन का दौर भी जारी है। और पिछली बैठक में जिस प्रकार से आपने देखा था कि किसानों का सीधे तौर पर ये रवैया था, उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को कह दिया था कि यस और नो, आप हमें बताइए कि आप इस कानून को वापस लेंगे या नहीं। वहीं केंद्र सरकार ने कहा था कि हम इसमें संशोधन के लिए तैयार हैं और अब अगले बैठक में यानी 9 दिसंबर को हम एक ड्राफ्ट लेकर आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि आखिर क्या क्या बदलाव हम करना चाह रहे हैं इन कानूनों में, लेकिन ये कानून वापस नहीं होगा, इस प्रकार के संकेत दिए गए थे। अब कल बैठक है, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आज के इस आंदोलन का, आज के इस भारत बंद के आह्वान का कल क्या असर पड़ता है, कल की बातचीत में, वार्ता में। लेकिन एक बात दोस्तों मैं अंत में आपसे ये और कहना चाहूंगा कि भले ही इस पूरे भारत बंद का कुछ राजनीतिक दल जिसकी संख्या 20 से ज्यादा है, वो लगातार एक प्रकार से दिखाना चाह रहे हैं कि हम सरकार के विरोध में हैं और विरोध के लिए विरोध की राजनीति कर रहे हैं और किसानों के सबसे बड़े हिमायती हैं। लेकिन यहां पर एक बात पर गौर करना जरूरी है कि किसान इस देश का अभी भी ये कह रहे हैं कि हम किसी भी राजनीतिक दल को अपने साथ अपने आंदोलन में जगह नहीं देना चाहते, यानी राजनीतिकरण इसका नहीं करना चाहते। हालांकि देश की सियासत आप जानते हैं कि परवान पर है, चाहे वो केंद्र की तरफ से हो या फिर विपक्ष की तरफ से हो। लेकिन एक बात दोस्तों जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि शायद हमारे देश के किसान हमारे देश के न्यूज चैनल्स को नहीं देखते। अगर वो न्यूज चैनलों को देखते, कुछ न्यूज चैनल्स को छोड़ के, अगर वो उन न्यूज चैनल्स को देखते तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो किसान अपने आंदोलन को वापस ले लेते। क्योंकि जिस प्रकार से न्यूज चैनल्स पर किसानों के एक प्रकार से एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है इस पूरे आंदोलन को लेकर, या फिर एक प्रकार से दिखाया जा रहा है कि ये विरोध दरअसल प्रायोजित है विपक्षियों द्वारा, या किसानों को भड़काया जा रहा है, या फिर किसान हमारी बात को समझ नहीं रहे, या फिर केंद्र सरकार की बात को नहीं समझ रहे, यानी एक प्रकार से न्यूज चैनल्स प्रवक्ता की तरह हो गए हैं। तो अगर किसान ये देख लेते तो शायद वो अपना आंदोलन वापस भी ले लेते। लेकिन अच्छी बात है कि किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और वो न्यूज चैनल्स को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप वहां देखेंगे कुछ को छोड़कर तो फिर आपको लगेगा कि ये जो मांग है ये जायज नहीं है। तो दोस्तों अब देखना दिलचस्प होगा कि कल की जो बातचीत होगी उसमें क्या निष्कर्ष निकलता है। लेकिन अब वाकई में हिंदुस्तान में आप किसी भी चीज को राजनीति से अलग करके नहीं दे सकते, और हर वो दल जो अवसरवादी है वो किसी तरीके से अपने निजी स्वार्थ की राजनीतिक रोटी को सेकना चाह रहा है कि किसी प्रकार से इस आंच में, इस आंदोलन की आंच में अपनी निजी स्वार्थ की राजनीतिक रोटी सेक ली जाए। और चूंकि आप जानते हैं कि 1.25 साल बाद तकरीबन पंजाब हो या उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो या फिर अगले वर्ष बंगाल हो, पश्चिम बंगाल, वहां पर चुनाव है, तो किसी प्रकार से किसानों का समर्थन प्राप्त कर लिया जाए इसी दिशा में कि भाई हम आपके साथ हैं। और आप तो जानते हैं दोस्तों कि राजनीतिक दलों का चरित्र कैसा है, राजनेता किसी के नहीं होते, आप ये भी जानते हैं। कोई आज किसी दल में है, चुनाव आने के बाद या चुनाव आने से पहले, ऐन पहले कोई किसी और दल में शामिल हो जाएगा और त्रस्त होती है वो जनता ही। बहरहाल किसानों, आप अपना आंदोलन जारी रखिए, मैं आपके साथ हूं, देश आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जाते जाते बात और दोस्तों कि किसानों ने नागरिकों के लिए समस्या नहीं करी गई है, इससे भी कोई मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं कि कई सारे लोगों को चिंता हो रही होगी, समस्याएं हो रही होगी, लेकिन किसानों ने अपना आंदोलन 11 से 3 बजे तक ही रखा है जो चक्का जाम होगा। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों को जाम में जो फंसे होंगे हम उनके लिए जल यानी पानी और फल भी मुहैया कराएंगे। शांति प्रिय तरीके से वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार तो सबको है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।